वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरू पोयम का एनालिसिस। ये लिखी गई है W.B. येट्स के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 13 जून 1865 आयरलैंड में और इनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 फ्रांस में। ये एक आयरिश पोइट रहे हैं और 20th सेंचुरी के फोरेमोस्ट फिगर मतलब जो प्रधान या मेन पोइट होते हैं उनमें से एक थे ये लिटरेचर के। और 1923 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के लिए। मेरू जो पोयम का टाइटल है उसका डायरेक्ट अर्थ हम देखें तो वो शो करता है ए मेंबर और पीपल ऑफ केन्या, मतलब जो केन्या अफ्रीका में एक कंट्री है उसका एक सदस्य या फिर उनकी भाषा से संबंध है इसका। लेकिन यहाँ पर इस पोयम में मेरू का मतलब एक माउंटेन से है जो कि एक मिस्टिकल या फिर इमेजिन्ड माउंटेन है, मतलब कल्पनाओं में है, जिसका हमें हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में रेफरेंस देखने को मिलता है। ये जो पोयम है वो 14 लाइन्स की पोयम है और शेक्सपियरियन सोनेट है। राइम स्कीम है इसकी AB CD EF GG। इस पोएम में इम्पोर्टेंस दिखाई गई है इल्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन और एम्बार्किंग ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी की। मतलब जो सिविलाइजेशन या जो सभ्यता का इल्यूजन है, भ्रम है, उसकी इम्पोर्टेंस और आध्यात्मिक यात्रा की जो योजना है उसकी इम्पोर्टेंस का वर्णन किया गया है। ये पोयम शो करती है कि जो ह्यूमन काइंड है उसके पास सच्ची समझ नहीं है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिविलाइजेशन या सभ्यता के ट्रांजिटरी नेचर को लेकर। ट्रांजिटरी नेचर होता है जो चीज खत्म हो जाएगी या फिर क्षणभंगुर प्रकृति। तो अब शुरू करते हैं पोयम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। Civilization is hooped together, brought under a rule under the semblance of peace. इन लाइंस में पॉइंट सिविलाइजेशन या सभ्यता की स्टेट या स्थिति का वर्णन करता है। वो कहता है कि जो मानव जाति है उसके सारे समय कनेक्टेड हैं एक साथ। हुप टुगेदर का मतलब है एक साथ कनेक्टेड होना और यूनिफाइड या एकीकृत है अंडर ए रूल, मतलब एक नियम के तहत ये सब बंधे हुए हैं। और यहाँ सैम्बलेंस ऑफ पीस का मतलब है ये जो सिविलाइजेशन है जिसकी क्वालिटीज या गुणों की बात हम कर रहे हैं वो पूरे समय शांति का प्रतीक रही है। और अगर हम बात वर्तमान की, प्रेजेंट की करें तो ऐसी कोई रियल स्टेट नहीं है जहाँ पर सिविलाइजेशन इस रूप में अब निवास करती हो। बाय मैनीफोल्ड इल्यूजन but man's life is thought and he despite his terror cannot cease। ये जो रूल्स हैं वो किसी किंग या इंस्टीट्यूट या किसी स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम का नहीं है, इसकी बजाय ये एक प्रकार का इल्यूजन या भ्रम है। स्पीकर कहता है कि मानव जो है वो मैनीफोल्ड इल्यूजन मतलब अनेक प्रकार के भ्रमों के माध्यम से जुड़ा है, जो कि सभ्यता का भ्रम है, सिविलाइजेशन का भ्रम है। स्पीकर कहता है कि ये जो फैक्ट्स हैं वो सामान्यतः या फिर नॉर्मली पता नहीं है या फिर ज्ञात नहीं है। मैन और वुमेन जो है वो अपने जीवन को वैसे ही जीते हैं जैसे उनके अस्तित्व की सच्चाई है, लेकिन उनके द्वारा कंसीडर या विचार नहीं किया जाता उनके ट्रुथ और एक्सिस्टेंस, सच्चाई और अस्तित्व के बारे में खोज करने के लिए। उनके द्वारा मैंस लाइफ मतलब मनुष्य के जीवन पर विचार किया जाता है केवल। डेस्पाइट हिज टेरर, डर के कारण, कैन नॉट सीज, वो खुद को चिंता करने से रोक नहीं सकता। एक व्यक्ति के द्वारा जो बिताए गए दिन है उसके प्रत्येक समय का, प्रत्येक मोमेंट का वो एनालिसिस करता है और उनकी डिटेल्स के बारे में वो चिंतित रहता है, लेकिन वो अपने ट्रुथ और एक्सिस्टेंस के बारे में विचार नहीं करता। रेवनिंग थरो सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, रेवनिंग रेजिंग एंड अपरूटिंग दैट ही मे कम इनटू द डेसोलेशन ऑफ रियलिटी। रेवनिंग वर्ड यूज किया जाता है एक वाइल्ड एनिमल के लिए जो कि एक्सट्रीमली हंग्री है। अपरूटिंग का मतलब है उन्मूलन, मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन करना, और डेसोलेशन का मतलब है वीरानी या फिर किसी चीज का उजड़ना। स्पीकर अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो खुद को रोक नहीं सकता। रेवनिंग थरो सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी मतलब सदी के बाद सदी के माध्यम से मानव जाति जो है वो अनक्वेंचेबल थ्रस्ट रखती है, मतलब ऐसी प्यास जो कि बुझाई नहीं जा सकती। और ये जो प्रवृत्ति है मनुष्य की वो रेवनिंग मतलब एक एक्सट्रीमली हंग्री वाइल्ड एनिमल की तरह है। पॉइंट यहाँ पर जनरलाइज डिपिक्शन करता है मानव जाति का। वो कहता है धरती के सभी युगों में लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता स्थितियों से। रेवनिंग मतलब एक वाइल्ड एनिमल जो एक्सट्रीम हंग्री है, क्रूर है, उसकी तरह उनकी प्रकृति है। रेजिंग मतलब क्रोध है उनके अंदर, एंड अपरूटिंग मतलब जो सिचुएशन है या स्थिति है उसको उखाड़ कर फेंक देना, ऐसा उनका एफर्ट रहता है। और इस एफर्ट या प्रयास के चलते ही वो डेसोलेशन ऑफ रियलिटी मतलब निर्जनता या फिर वीरानपन, उजड़ापन जो कि उनकी वास्तविक स्थिति है उसमें लाकर उनको रख देती है।
स्पीकर चाहता है कि जो मानव जाति है वो अपने अर्थ की एग्जिस्टेंस की खोज को जारी रखे, लेकिन वो लोग अपने जीवन के इल्यूजन या फिर भ्रम को देखने में असमर्थ है, जो कि उन लोगों को जोड़े रखता है। और इसीलिए पोइट अपनी पोयम में प्राचीन सभ्यताओं को, ओल्ड सिविलाइजेशन को फेयरवेल या फिर विदाई देता है। वो बोलता है इजिप्ट एंड ग्रीस गुड बाय एंड गुड बाय रोम। स्पीकर कहता है इजिप्ट, ग्रीस और रोम, इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। नो परमानेंस, कोई स्थायित्व नहीं है इनका। इस प्रकार मनुष्य के द्वारा जो सारी टेंजिबल स्ट्रक्चर है, मूर्त संरचना है, वो गायब होती चली जाती हैं। हर्मिट्स अपॉन माउंट मेरू और एवरेस्ट केवर्न इन नाइट अंडर द ड्रिफ्टेड स्नो। इस स्टैंजा में पॉइंट इंपॉर्टेंस दिखाता है एक स्पिरिचुअल जर्नी की भौतिकतावाद या मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तुलना में, जो कि दो हर्मिट्स या फिर सन्यासी के द्वारा तय की गई है। यहाँ पर स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि हर्मिट्स या सन्यासी जो कि बैठते हैं मेरू या एवरेस्ट पर्वत पर। माउंट मेरू एक मिस्टिकल, कल्पित या इमेजिनेशन में माउंटेन को माना गया है, जिसका हिंदू, जैन और बौद्ध ग्रंथों में हमें रेफरेंस मिलता है, और इसे सभी स्पिरिचुअल यूनिवर्स, आध्यात्मिक ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। तो हर्मिट जो है वो मेरू और एवरेस्ट दोनों पर बैठते हैं। ये दोनों ही शिखर जो है वो एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, वो है इट टेक्स ए ग्रेट एफर्ट टू सरमाउंट देम। सरमाउंट का मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब दोनों ही पर्वत के शिखरों पर आगे बढ़ने के लिए ग्रेट एफर्ट मतलब बहुत अधिक प्रयास या प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये दोनों जो शिखर है उनके नीचे आसपास रात्रि में ड्रिफ्टेड स्नो मतलब हिमपात होता है, और वेयर दैट स्नो एंड विंटर्स ड्रेडफुल ब्लास्ट, बर्फ और सर्दियों का भयानक विस्फोट उन प्राणियों पर, उन हर्मिट्स पर बरसता है। लेकिन ये दोनों प्राणी हैं वो चेंजिंग वर्ल्ड में भी अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। बीट डाउन अपॉन देयर नेकेड बॉडीज। यहाँ पर हर्मिट्स की बॉडी को डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने इस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं कि उनका पूरा शरीर ढका हुआ नहीं होता, तो जो सर्दी का भयानक विस्फोट है उनके शरीर पर भी प्रभाव डालता है। और ये चीज उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके डेडिकेशन को और उनके एफर्ट को दिखाती है। मतलब ऐसा नहीं था कि उस जर्नी में हर्मिट्स या सन्यासी के सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना चाहते थे, उनके अंदर डेडिकेशन थी, इस वजह से उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और किसी भी वजह से नीचे नहीं उतरे। नो दैट डे ब्रिंग्स राउंड द नाइट दैट बिफोर डॉन हिज ग्लोरी एंड हिज मॉन्यूमेंट्स आर गॉन। दोनों हर्मिट्स जानते हैं कि भले ही आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और वो दिन हमारे लिए मोर हॉस्पिटेबल कंडीशन लेकर आएगा। इसका मतलब आरामदायक कंडीशन या स्थिति से है। डे ब्रिंग्स राउंड द नाइट, इसका मतलब है व्यक्ति दिन में कितनी भी सूर्य की गर्मी को झेल ले, लेकिन वो जो दिन है, वो जो परेशानियां हैं, वो आखिरकार रात पर आकर समाप्त हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो हर्मिट्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि एक दिन वो भी आएगा जब सूर्य की गर्मी नहीं होगी, एट लास्ट हमें हमारी जर्नी में सफलता मिल जाएगी। मतलब हमें बस जर्नी स्टार्ट करनी है। हाँ, परेशानी आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम प्रॉब्लम फेस करेंगे हमें सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा। हिज ग्लोरी एंड हिज मॉन्यूमेंट्स आर गॉन, तो यहाँ कहा गया है कि उनका जो वैभव है, स्मारक है, सभ्यता है, वो जा चुकी है। और ये चीज या ये लाइन पॉइंट ने डायरेक्टली रेफर की है गॉड को, भगवान को, कि उनकी जो ग्लोरी है, वैभव है, मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, वो अब जा चुके हैं। तो पहले स्टैंजा में तो उसने खुद ने रोम, इजिप्ट और ग्रीस की सिविलाइजेशन को अलविदा कहा था, और इस स्टैंजा में वो गॉड को रेफर करके कह रहा है कि गॉड का जो ग्लोरी है और जो मॉन्यूमेंट्स है वो अब जा चुके हैं। इट मीन्स गॉड ओन्स क्रिएशन इनटू द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ईश्वर के द्वारा स्वयं रची गई क्रिएशंस या कृतियां वो लगातार परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। इस तरीके से इस पोयम में हमें इल्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन के साथ ही स्पिरिचुअल जर्नी का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। इस तरीके से पोयम की समरी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।